मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेसाइंस में। चलिए, जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी के टॉपिक्स को आज हम लोग करते हैं। ये अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है और आज जो कलेक्शन दिया जाएगा इससे 1 से 2 क्वेश्चन तो पक्का मान करके ही चलिए, सीधे सीधे आ जाएगा। आप लोग जो है वीडियो अच्छी तरह से देखे भी और सुनिए भी जो मैं समझा रहा हूँ। जेपीएससी पेपर फर्स्ट के विविध सेक्शन का यह तीसरा क्लास है। जैव विविधता शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? WG रोजेन के द्वारा किया गया था। जैव विविधता का स्तर जो आपका निर्धारित होता है निम्न तरीकों से होता है। पहला है आनुवंशिक विविधता, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। यह आनुवंशिक कारणों से उत्पन्न होता है, यानी कि माता पिता से जो प्राप्त होता है बच्चों को, तो उसके कारण विविधता जो आप देखते हैं आस पड़ोस कहीं भी आप देखते हैं, एक अलग अंतर आता है। आपका चेहरा जो है अपने माँ बाप से मिलेगा, किसी और बच्चा का चेहरा उनके माँ बाप से मिलेगा, तो ही हुआ आनुवंशिक विविधता है, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। प्रजातीय विविधता जो होता है ये जीवित प्राणियों में विविधता को प्रकट करता है। ठीक है, अलग प्रजाति होती है, प्रजाति का एक अलग टॉपिक ही होता है ज्योग्राफी में, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी में, तो वहाँ पर वो अलग स्टडी का चीज़ है। अगर आप देखते हैं कि जैसे हम लोग जो हैं इंडिक प्रजाति से संबंधित है, यूरोपियन लोग जो हैं कॉकसस हैं, अफ्रीकन जो है निग्रिटो हैं, ठीक है, मंगोलायड है आपका चाइनीज, उत्तर कोरियन लोग, तो उस ढंग से जो है प्रजातीय विविधता होता है। और ये प्रजातीय विविधता सिर्फ जो है मानव तक सीमित नहीं है, ये पौधों और जंतुओं में भी आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते। जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल पर पहली बार आए हैं वे ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर जेपीएससी प्रीलिम्स के साथ जेपीएससी मेंस के क्लासेस होंगे, उसके बाद बीपीएससी आईएएस के भी क्लासेस होंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको उत्कृष्ट नोट्स और क्लासेस निकट भविष्य में प्राप्त होने वाले हैं। उसके बाद जो है पारिस्थितिक विविधता, ये जो है प्राकृतिक आवास के आधार पर होता है। अगर आप देखते हैं कि अलग अलग आवास के क्षेत्र में अलग अलग लोगों की शक्ल, सूरत, व्यवहार में काफ़ी परिवर्तन पाए जाते हैं, कहीं ना कहीं से क्लाइमेट भी इफेक्ट करता है, तो उससे जो विविधता उत्पन्न होती है वह पारिस्थितिक विविधता है। तीसरे नंबर पर आते हैं जैव विविधता का मानचित्रीकरण, मैपिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो है अल्फा विविधता, दूसरा बीटा विविधता और तीसरा गामा विविधता। ठीक है, अल्फा विविधता जो होता है किसी क्षेत्र में उपस्थित प्रजातियों की कुल संख्या को बताता है। सिंपल सा है, ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिए अल्फा क्यों लिखा है ये वो, है ना, केवल अल्फा जानिए कि कुल संख्या कितनी प्रजाति की। ठीक है, किसी जीव जंतु का संख्या अलग होता है, प्रजाति का संख्या अलग होता है। ठीक है, कुत्ता जैसे कंप्लीट प्रजाति हो गया, अब सारा कुत्ता को इसमें नहीं गिनना है, उसका बस एक हो गया, ठीक है, प्रजाति। उसी ढंग से चिड़िया है, गौरैया है, तो एक प्रजाति वो हो गया, पूरा गौरैया को काउंट करना शुरू नहीं कर दिया जाता है। बीटा विविधता जो है किसी क्षेत्र के प्रजातियों की संरचनात्मक विविधता को, ठीक है, संरचनात्मक विविधता का अर्थ होता है ये कहीं ना कहीं बायोलॉजी से करीब है। जैसे आपका कशेरुकी यानी कि रीढ़ की हड्डी किसके पास है, किसके पास नहीं है, तो जिनके पास जो है रीढ़ की हड्डी है वो सारे एक संरचना के हो जाएंगे। क्लियर, तो इस ढंग से ये संरचनात्मक विविधता हुआ। उसके बाद गामा डाइवर्सिटी में होता है किसी क्षेत्र विशेष में उपस्थित विविध प्रजातियों के मध्य अंतः संबंध। जो सारे प्रजाति किसी क्षेत्र में उपस्थित होते हैं उनके बीच कहीं ना कहीं अंतर संबंध भी होता है। ठीक है, अलग अलग प्रजातियों के बीच, जैसे कॉकसस और निग्रिटो महिला और पुरुष के बीच विवाह होता है तो उसके बच्चे जो होंगे वो मिक्स हो जाएंगे, यानी कि एक नई प्रजाति का फिर ऐसे जन्म होता है। इन सभी को इसी ढंग से जो आपका पौधों में भी आजकल चला आ रहा है, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, जीनों का प्रत्यारोपण कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे आपका बताया गया था आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बेटी कपास। ठीक है, तो ये सारा जो है गामा विविधता को बताते हैं। अब चलिए आते हैं वैश्विक जैव विविधता पर। ठीक है, यूनिवर्सल बायोडाइवर्सिटी। संसार में अब तक 15 लाख से अधिक स्पीसीज का निर्धारण हो चुका है, जो जानकारी में है, ज्ञात है। ठीक है, लेकिन अगर कंप्लीट एक आकलन किया गया है कि 50 लाख से भी अधिक स्पीसीज हो सकते हैं, यानी कि 35 लाख से अधिक स्पीसीज के बारे में कोई जानकारी नहीं है।
ध्यान रखें कि ये प्रजातियों की संख्या है, ना कि जीवों की संख्या। फिर से मैं ध्यान दिला रहा हूँ, जो अभी जस्ट बताया था, जीव का संख्या अलग होता है, एक जीव को फिर काउंट करना होगा। प्रजाति मैंने एक प्रजाति में जितने आ गए तो एक ही काउंट होगा, सारा कुत्ता को काउंट नहीं करना है। जैसे कीट है, तो कीट कितना प्रकार का पाया जाता है, यानी कि उनका कितना प्रजाति है, सबसे अधिक है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, 10.25 लाख, 10.25 लाख। पादप 2.70 लाख, अन्य प्राणी 2.80 लाख। कीट और पादप को छोड़ करके बाकी जितने भी अन्य प्राणी हैं, जैसे आदमी हुए, कुत्ता, बंदर, हाथी, ठीक है, वो सारा जो है 2.80 लाख में उनका प्रजाति पैक हो जाता है। कवक जो है 72,000, प्रोटिस्टा 30,000, शैवाल 40,000, जीवाणु 4,800, विषाणु यानी कि वायरस, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, विषाणु जो है 1,500। एक चीज़ कंसेप्ट को आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ठंडे क्षेत्रों में जैव विविधता कम होती है और गर्म क्षेत्रों में जैव विविधता अधिक होती है। गर्म क्षेत्र के लिए भी एक शर्त है कि वहाँ वर्षा होना चाहिए। गर्म क्षेत्र का अर्थ ये नहीं है कि मरुस्थल या डिजर्ट, है ना। यानी कि अगर आर्द्र, उष्ण आर्द्र मौसम है तो वहाँ पर जैव विविधता बहुत अधिक होगा। यही कारण है कि जब 0 डिग्री के आसपास आप रहते हैं, यानी कि विषुवत रेखा के आसपास, जहाँ पर डेली शाम को वर्षा होता है, ज्योग्राफी का चीज़ है, ज्योग्राफी के क्लासेस होंगे तो इन सारे फिजिकल ज्योग्राफी को मैं अच्छी तरह समझा दूंगा, टेंशन नहीं लीजिए। तो 0 डिग्री के आसपास जो भी एरिया है, ठीक है, चाहे अफ्रीका के वन हो या साउथ अमेरिका के वन हो या इंडोनेशिया के वन हो, ठीक है, इंडिया में तो नहीं है 0 डिग्री लैटिट्यूड, और थोड़ा सा नीचे से गुजर जाता है, हम लोग 8 डिग्री 7 मिनट से जो साउथ में है। तो ये सारा क्षेत्र जो है आपका जैव विविधता से परिपूर्ण है। दूसरा जो है आप समझ सकते हैं दूसरे शब्दों में कि विषुवतीय क्षेत्रों में अत्यधिक जैव विविधता होती है, ध्रुवीय क्षेत्रों में सबसे कम जैव विविधता होती है। चलिए एक प्रश्न का उत्तर आप लोग सोचिए, थोड़ी देर में मैं उत्तर बता दूंगा। पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक जैव विविधता कहाँ होगी? उच्चतर घाटियों में यानी कि पर्वत का ऊपरी भाग में, निम्नतर घाटियों में यानी कि पर्वत का नीचे भाग में, उपरोक्त में से दोनों जगह होगा, दोनों में से कोई नहीं। अब चलिए हम लोग कुछ ऐसे क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं जहाँ पर जैव विविधता अधिक पाया जाता है या नहीं पाया जाता है पूरे विश्व में, ठीक है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये 0 डिग्री के आसपास पाया जाता है या फिर कुछ अन्य क्षेत्रों में, जैसे भारत के वेस्ट कोस्ट और उत्तर पूर्वी भारत, असम, मेघालय वगैरह, है ना। तो यहाँ जैव विविधता का भंडार है। विश्व का 13% क्षेत्रफल पर यह ऐसे क्षेत्र जो हैं, सदाबहार वन वाले क्षेत्र जो हैं, फैले हुए हैं। वर्षा वन भी बोलते हैं इसको। और 50% जैव विविधता जो है यहीं प्राप्त होता है। प्रवाल भित्ति, इसे समुद्र का वर्षा वन भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। समुद्र जैसे हम लोगों का 0 डिग्री के आसपास जो है अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और इंडोनेशिया में वर्षा वन है, यानी कि सदाबहार वन है, उसी ढंग से ये जो है आपका समुद्र का वर्षा वन कहा जाता है प्रवाल भित्ति को। भारत में प्रवाल भित्तियों का क्षेत्रफल 2375 यानी कि 2375 किलोमीटर स्क्वायर है। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 के अनुसार प्रवाल भित्तियों को संरक्षण करने पर सरकार जो है विशेष ध्यान दे रही है। आर्द्र भूमि या वेटलैंड, जैव विविधता की दृष्टि से यह क्षेत्र अत्यंत समृद्ध होता है। आर्द्र भूमि भी है ना। ये वास्तव में आप समझ लीजिए जल और स्थल का बीच एक संक्रमण क्षेत्र होता है, जिसके कारण वो दलदली किस्म का होता है या पानी हमेशा जमा हुआ रहता है, उसी को आर्द्र भूमि बोलते हैं। और ये जैव विविधता से परिपूर्ण होने के कारण इसको जो चिन्हित किया गया है वैश्विक स्तर पर, रामसर जो आपका पैक्ट हुआ था, क्लियर, 2 फरवरी 1971 को, उस पर चर्चा बहुत ज़्यादा इस बार हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि पिछली बार हो चुका है। यहाँ पर जो है आर्द्र भूमि सागर तट में भी हो सकता है या स्थल भाग के अंदर भी हो सकता है। सागर तटीय क्षेत्र में जो है मैंग्रोव वगैरह पाया जाता है, वहाँ पर पक्षियों और वन्य जीवों की अधिकता होती है। मैंग्रोव वन में आप सुने ही होंगे सुंदरवन, जो विश्व का सबसे बड़ा जो है मैंग्रोव है, और यह आर्द्र भूमि क्षेत्र है। घास के कुछ मैदान हैं, ठीक है, ये भी जो है जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध होते हैं, जैसे प्रेरी, स्टेपी, पंपास, वेल्ड, डाउन्स, सवाना। ये कहाँ है, ये ज्योग्राफी का चीज़ है, फिर भी मैं थोड़ा सा जानकारी दे दूंगा क्योंकि इम्पोर्टेंट होते हैं। घास के मैदान
ये परीक्षा में अक्सर जो है पूछे जाते हैं। देखिए प्रेरिज जो है उत्तरी अमेरिका में है, विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। लाइनोस जो है अमेजन नदी के किनारे ओरोनिको बेसिन में है, कई देशों में फैला हुआ है। कैंपोस जो है अमेजन नदी के दक्षिण भाग में है, ये ब्राज़ील में मुख्य रूप से है। कटिंगा जो है ब्राज़ील में है, वो उसी तरह से पार्कलैंड जो है अफ्रीका में है, और पंपास जो है दक्षिण अमेरिका में है, विशेष रूप से अर्जेंटीना के मैदानी भाग में। उसी तरीके से वेल्ड जो है दक्षिण अफ्रीका के भूमध्य सागरीय जलवायु में है। डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया में है, मरे और डार्लिंग बेसिन में। मरे और डार्लिंग वहाँ की दो प्रमुख नदियाँ हैं ऑस्ट्रेलिया की। और स्टेपिज जो है यूरेशिया, यूरेशिया का अर्थ होता है यूरोप में भी फैला हुआ है और ये एशिया में भी फैला हुआ है। इसके अलावा जो सवाना घास का मैदान है वो अफ्रीका के उत्तरी पार्ट में फैला हुआ है, विशेष रूप से जो वहाँ का ग्रेट डिजर्ट है सहारा के साउथ में, और जो विषुवतीय वन है 0 डिग्री के आसपास उसके नॉर्थ में। ठीक है, ये सब ज्योग्राफी में अच्छी तरह समझ जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। चलिए जो प्रश्न मैंने दिया था थोड़ी देर पहले उसका उत्तर बता देता हूँ। वास्तव में मैंने आपको स्पष्ट कर दिया था कि जहाँ ठंडा होगा वहाँ पर जैव विविधता कम होगी। तो आप सिंपल सा समझ सकते हैं, कोई भी पर्वतीय क्षेत्र है उसके ऊपरी भाग में थोड़ा सा ज़्यादा ठंड होता है अगर ऊंचा पर्वत है, और नीचे जो है ठंड जो है कम होता है, तो जैव विविधता निम्न अधिक होगी। क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अभी तक आपने पढ़ा कि जैव विविधता जो है आर्द्र क्षेत्रों में और आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, वन क्षेत्रों में जो सदाबहार वन होते हैं वहाँ, और घास के मैदान में अत्यधिक पाई जाती है। लेकिन एक और क्षेत्र है जो ठीक समुद्र के बीच है, आपको आश्चर्य में डाल सकता है, और यह अटलांटिक महासागर के ठीक बीच में है। ये कैसे क्रिएट होता है, ज्योग्राफी जिनका ऑप्शनल होगा वो समझ रहे होंगे, और ये मैं समझा दूंगा समय आएगा तो जब ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा। जो सार्गेसो सी वहाँ पर एक है, अटलांटिक महासागर के बीच एक पानी जो है शांत पड़ गया है बीच में, जहाँ कोई मूवमेंट नहीं है, उसका नाम दे दिया गया है सार्गेसो सी। और यह नाम क्यों पड़ा है, सार्गेसम नामक एक जो है घास पाया जाता है वहाँ पर बड़ी संख्या में। ठीक है, ये जो है आपका जलीय पौधे हैं जिसका जड़ जल में ही होता है, ऐसा मत सोचिएगा एकदम समुद्र के अंदर जड़ है। ठीक है, वो भी जैव विविधता के क्षेत्र हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा विविधता नहीं है जैसा कि आपका बाकी 3 क्षेत्रों में जहाँ तक कभी आपने देखा, लेकिन समुद्र के बीच यह आश्चर्यजनक स्थिति उत्पन्न करता है। इसी तरह जहाँ जहाँ ठंडी और गर्म समुद्री धाराएं मिलती हैं वहाँ भी जैव विविधता बहुत अधिक होता है। यहाँ पर जो होता है एक कंसेप्ट आप हमेशा के लिए रख लीजिए, जहाँ जहाँ गर्म और ठंडी जल धाराएं मिलती हैं वहाँ पर क्या होता है कि आपका बहुत ज़्यादा प्लैंकटन की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है, यह जो आपका वहाँ की जो मछलियाँ होती हैं, मछलियों का जो है बहुत ही अच्छा आहार होता है, जिसके कारण मछलियाँ पाई जाती हैं। और जो सबसे प्रमुख क्षेत्र हैं गर्म और ठंडी जल धाराओं के मिलन के, वो है उत्तरी अमेरिका का उत्तर पूर्वी भाग, जापान के तट पर, और ब्रिटेन के जो आपके वेस्ट कोस्ट पर। ठीक है, वो मैंने अगले पेज में मैप दे दिया है, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो ब्रिटेन के तट पर जो है उसके डॉगर बैंक कहा जाता है, यूएसए वाला ग्रैंड बैंक है, जापान का जापान क्षेत्र है। तीनों जो है मछली के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। अन्य जीव भी प्रचुर मात्रा में यहाँ पाए जाते हैं और जैव विविधता यहाँ पर अच्छी है। देखिए जनरल स्टडीज के क्लासेस हैं, थंबनेल पर जेपीएससी को लिखा जाता है, इसका अर्थ नहीं कि ये जेपीएससी का सिर्फ जीएस है। चाहे आप बीपीएससी दीजिए, आईएएस दीजिए, सीडीपीओ दीजिए, हर जगह जीएस जो है समान ही होता है। निश्चिंत होकर के पढ़िए, हर जगह आपको समान रूप से मेरे द्वारा दिया जा रहा क्लास उपयोगी होगा। इसके लिए फिर अलग से क्लास लेने की किसी और एग्ज़ाम के नाम पर ज़रूरत नहीं है। अब जो भी होगा टेस्ट होगा आपका। ठीक है, क्लासेस सही हैं, इसमें जो भी करेंट जुड़ेंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, और ज़रूरी रहा तो मैं खुद वीडियो बना दूंगा। चलिए अब अगले पेज पर जो चलते हैं, यहाँ देखिए मैंने एक छोटा सा वर्ल्ड मैप बना दिया है, और वहाँ पर जहाँ जहाँ लाल लाल स्पॉट दिख रहे हैं, रेड स्पॉट, ठीक है, अमेरिका के पास देखिए, और वहाँ पर फ्लोरिडा की धारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा जो है मिलती है। फ्लोरिडा ठंडी है और गल्फ स्ट्रीम जो है गर्म है। उसी तरह जापान के पास आप देखिए
ईस्ट की ओर। यहाँ पर जो है आयोसिवो ठंडी जलधारा मिलती है किसके साथ, क्यूरोसिवो के साथ। जो भी गर्म जलधारा वहाँ पर है सब साउथ से नॉर्थ की ओर जा रही है। गर्म जलधारा का कंसेप्ट हमेशा याद रखिएगा, ये इक्वेटर से ही निकलती है, ठीक है। और ऊपर और नीचे से यानी कि ध्रुवीय क्षेत्रों से जो भी धारा आएगी, जो भी स्ट्रीम आएगी वो ठंडी जलधारा होगी, ठीक है। और बाकी जो भी लिखा हुआ है मैं समझा चुका हूँ। चलिए अगले पेज पर आप लोग अच्छे तरह से इसे पढ़ लेंगे। चलिए, जैव विविधता में समृद्ध क्षेत्रों को तो आपने पढ़ लिया, कुछ ऐसे क्षेत्रों को भी जानिए जहाँ पर जैव विविधता नहीं के बराबर है, ठीक है। जैव विविधता का समान अर्थ होता है कि जीवों का संख्या अधिक होना नहीं, बल्कि अलग अलग प्रजाति के पेड़ भी हों। तो ये नहीं कि केवल साल और सागवान पेड़ ही भरा हुआ है, उसको जैव विविधता नहीं बोलेंगे, ठीक है। हर टाइप का पेड़ होना चाहिए, आम, अमरूद, कटहल, नींबू, ठीक है, साल, सागवान, तब उसको बोलेंगे जैव विविधता। उसी तरह से कीट पतंग में भी जितनी बहुत सारी प्रजातियां अगर होंगी तब जैव विविधता होगा, ठीक है। तो ध्रुवीय क्षेत्र हो या मरुस्थलीय क्षेत्र हो या वर्षा विहीन क्षेत्र हो, ये तो नॉर्मल सा है, वहाँ पर जीवन उत्पत्ति की संभावनाएं जो हैं कम हो जाती हैं, जीवों की संख्या भी कम होती है, प्रजातियों की भी संख्या कम होती है। यही कारण है कि वहाँ पर जैव विविधता जो है बहुत कम पाया जाता है। भारत में जैव विविधता पर हम लोग कुछ स्टडी कर लेते हैं। भारत के जैव विविधता के 4 वर्ग हैं। पहला जो है मलायन जैव विविधता, ठीक है। मलायन जो आया है वर्ड मलेशिया से आया है, ठीक है। तो उसका जो साउथ पार्ट है मलेशिया का, वहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा होता है, जंगल है। तो ये जो है मलायन से आप यहाँ पर ले सकते हैं। कहाँ कहाँ यहाँ पर जंगल हो सकता है, तो समुद्र तटीय, खास करके वेस्ट कोस्ट, ठीक है, कोंकण कोस्ट हो गया, मालाबार कोस्ट हो गया, ठीक है। मलायन, मालाबार, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। दूसरा जो पार्ट है आपका उत्तर पूर्वी भारत का पार्ट है, असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड वगैरह, वहाँ भी बहुत ज़्यादा वर्षा होता है। तो चूँकि यहाँ पर वर्षा ज़्यादा होता है तो जैव विविधता ज़्यादा होगा, इसलिए इसे जो है मलायन जैव विविधता में रखा गया है, क्योंकि मलायन ऐसा क्षेत्र है, मलाया ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा होता है। तो यहाँ पर भी ज़्यादा वर्षा वाला रख लिया गया इंडिया में, इसी तरह से वर्गीकरण होता है। अब आइए इथोपियन जैव विविधता क्षेत्र भारत का। इथोपिया एक कंट्री कहाँ का है पता है ना, अफ्रीका का है। अफ्रीका का जो कोना में निकला हुआ है, ठीक है, लाल सागर के नीचे, उसी जगह इथोपिया, जिबूती वगैरह है। तो इथोपिया तो आप जान रहे हैं कि थोड़ा सा मरुस्थलीय क्षेत्र में पड़ता है, तो सूखा सूखा वहाँ है। तो जहाँ जहाँ इथोपिया टाइप का विविधता पाया जाता है उसको नाम दे दिया गया है इथोपियन जैव विविधता। यहाँ कम होता है, नेचुरल है, ठीक है। तो हमारा जो देश है वहाँ पर मरुस्थलीय क्षेत्र कहाँ मिलेगा, राजस्थान का थार मरुस्थल, तो राजस्थान के आसपास क्षेत्र में क्या होगा, इथोपियन जैव विविधता। अब आइए यूरोपियन बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। यूरोप आप जान रहे हैं ठंडा क्षेत्र में आता है, तो हम लोगों का ठंडा क्षेत्र कहाँ मिलेगा, यूरोप टाइप का, तो हिमालय का उच्च पार्ट में, ठीक है। हिमालय में जैसे जैसे ऊंचा जाइएगा आपको टेम्परेचर जो है डाउन होता है, तो ही एक क्षेत्र है उच्च हिमालय क्षेत्र के हिमाच्छादित क्षेत्र में। और अभी मैंने बताया ठंडे क्षेत्र में जो है जैव विविधता कम होते हैं। भारतीय जैव विविधता, अब इंडियन स्टाइल का क्या है, तो रेस्ट जितना बचा आप कर दीजिए, भारतीय जैव विविधता, ठीक है। तो ये भी लगभग समृद्ध होता है, ठीक है। ये मलायन टाइप का तो नहीं होता है बहुत ज़्यादा समृद्ध, उससे थोड़ा कम होता है, लेकिन यूरोपियन और इथोपियन से जो है ज़्यादा जैव विविधता जो है भारतीय जैव विविधता में पाया जाता है। मैदानी क्षेत्र हो, प्रायद्वीपीय क्षेत्र हो, और जो तटीय क्षेत्र है कोंकण और मालाबार को छोड़ करके, उन सारे जगहों में कौन सा विविधता पाया जाएगा, भारतीय जैव विविधता, ठीक है। मैप का हमेशा स्टडी कीजिए, डेली कीजिए, मैप के एक कोना को अच्छी तरह से समझ लीजिए, याद कर लीजिए, एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होता है। एटलस को हमेशा रखिए पढ़ाई के दौरान। ब्राज़ील के बाद भारत के जंगलों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, इसको याद रखिएगा। विश्व में 15 लाख ज्ञात जीवों की प्रजातियां हैं, चाहे वनस्पति हो, जीव जंतु हो। जीव का अर्थ मत समझिएगा कि केवल जीव। इसमें 2.7 लाख माने 2.5 लाख से कुछ अधिक पादपों की प्रजातियां हैं, और पूरा विश्व का है ये 2.7 लाख। उसमें भारत के 47,000 प्रजातियां हैं, यानी कि 2,70,000 में से 47,000 जो है भारत का है। और भारत में 90,000 प्लस जो है, 90,000 प्लस का अर्थ है 90,000 से अधिक उभयचर। उभयचर मैंने क्या हुआ, एम्फीबियाज जैसे मेढक, उभयचर, और जो है आपका कीट प्रजातियां हैं, कीट पतंग, इंसेक्ट्स जितने भी हैं,
और उसके बाद समस्त पादप का 17.5%, 17.5%, ठीक है। और जंतु का यानी कि आदमी वगैरह हुआ, जानवर वगैरह हुआ, उसका 7.5%। याद हो जाएगा, 17.5% और 7.5%। पूरे वर्ल्ड का जितना भी पादप और जंतु है उसका 17.5% और 7.5% कहाँ पाया जाता है? भारत में पाया जाता है। अब चलिए जीवों के अस्तित्व के बारे में बात कर लेते हैं। लुप्त जातियाँ, पूरे वैश्विक स्तर पर ये बात हो रही है। इंडियन का कुछ मैंने कल लिखा दिया था, कल के क्लास में। डायनासोर, मैमथ, डोडो पक्षी, लाल तोता और लाल पांडा, ठीक है। लाल तोता, लाल पांडा और डोडो पक्षी जो है हाल ही में विलुप्त हुआ है मानवीय क्रूरता का शिकार होकर। लाल पांडा जो है चीन का है, डोडो पक्षी जो है मॉरिशस का है बोलना उचित नहीं होगा शायद, ठीक है। इसलिए लाल पांडा और डोडो पक्षी जो है क्रमशः चीन और मॉरिशस का था। आइए अब संकटग्रस्त प्रजातियों के बारे में बात करते हैं। विलुप्ति के कगार पर ये क्या होते हैं? संकटग्रस्त प्रजातियां जो होती हैं, वहाँ तो पूरा विलुप्त हो गए थे ना, यहाँ विलुप्ति के कगार पर, कभी भी विलुप्त हो सकते हैं। अफ्रीकन है पहला, अफ्रीकन हाथी, फिर भारतीय चीता, फिर जो गिद्ध है, काला हिरण है, बारहसिंगा है, सब का संख्या जो है बहुत घटिया है, कभी भी विलुप्त हो सकता है अगर जो है सरकार के द्वारा ध्यान नहीं दिया जाए। उसी तरह से पौधों में जौ, कोदो और देसी चावल, ये भी जो है संकटग्रस्त प्रजातियों में शामिल है। विश्व के संकटग्रस्त प्रजातियों में भारतीय संकटग्रस्त प्रजातियों का प्रतिशत जो है 5% है। यहाँ जातियाँ गलत लिखा गया है, प्रजातियाँ दोनों को पढ़िएगा। जो जितना भी आपका अगर 100 संकटग्रस्त प्रजाति है पूरे वर्ल्ड में, तो भारत में उसमें कितना है? 5 है। ये IUCN के द्वारा जो है आंकड़ा दिया गया है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्व द नेचर, ठीक है। आइए संभावित संकटग्रस्त जातियाँ। अभी तो ये संकटग्रस्त नहीं है, लेकिन निकट भविष्य में संकटग्रस्त हो सकती हैं क्योंकि इनकी संख्या जो है तेज़ी से गिर रही है, ठीक है। और इस लिस्ट में जो संभावित संकटग्रस्त जातियां हैं, उस लिस्ट में आप नाम सुनकर कुछ आश्चर्यचकित भी हो जाएंगे। सुनिए, इस लिस्ट में शामिल है भैंस, देसी गाय, बकरी, भेड़। आपको लगता होगा आसपास तो बहुत सारा मिलता है, लेकिन नहीं, इनका संख्या जो है बहुत तीव्रता से जो है डाउन हो रहा है। बासमती चावल, बैगन और टमाटर, ठीक है। मार्केट जाते होंगे तो बैगन टमाटर जहाँ तहाँ दिखता होगा, लेकिन उसका भी जो है तेज़ी से जो है डाउन हो रहा है, खास करके देसी किस्मों का। विश्व की 10,000 प्रजातियां जो हैं, टोटल जितना भी है खाने योग्य हैं, ठीक है। सब्जी वगैरह जो भी प्रजातियां हैं खाद्यान्न हैं, पर मानव अपने भोजन के लिए मात्र 30 प्रजातियों पर ही मुख्य रूप से डिपेंड है, ठीक है। मुख्य रूप से इसलिए कहा गया है क्योंकि 90% मामलों में इन्हीं 30 प्रजातियों को भोजन के रूप में यह मानव जो है ग्रहण करता है। आइए दुर्लभ जातियों के रूप में कुछ जान लीजिए, जो बहुत कम रह गए हैं, सीमित क्षेत्र में रह गए हैं। उसमें बासमती चावल है, उत्तरी भारत में और पाकिस्तान में है। पेड़ों में, वनस्पतियों में चंदन और देवदार का वृक्ष है। चंदन आप जानते हैं साउथ इंडिया में पाया जाता है। IUCN के बारे में तो पहले हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि रेड डाटा बुक जो है जारी करता है। इसके रंग को आज जान लीजिए, ठीक है। इस जो है 3 रंगों में जो है अपनी रिपोर्ट को जारी करता है। पहला जो है ग्रीन पेज, हरा पेज। ग्रीन पेज जो होता है, जिसका नाम रहता है ग्रीन पेज में किसी भी पौधा, वनस्पति, फल, सब्जी इत्यादि का, तो सब माना जाता है कि इन्हें जो है, इन प्रजातियों को कोई भी खतरा नहीं है। लेकिन पिंक पेज में जो है, पिंक पेज गुलाबी पेज में अगर आ गया तो मान लीजिए कि इसमें शामिल प्रजातियां जो हैं खतरे में हैं। और अगर लाल पेज में आ गया, ठीक है, तो इस प्रकार की प्रजातियां जो है बस समाप्त ही होने वाले हैं कुछ 10-20 वर्षों में, या फिर समाप्त हो चुके हैं। दोनों को किस में रखा जाता है? लाल पेज में। यहाँ से एग्जाम में आ सकते हैं प्रश्न। एक टेस्ट दे लीजिए आप लोग, सुमेलित करें। IUCN के पेज का रंग एक तरफ दिया गया है, हरा पेज, गुलाबी पेज, लाल पेज। दूसरी ओर आपका ऑप्शन से, जैसे समाप्त या समाप्त होने वाले हैं, कोई खतरा नहीं, खतरे में हैं, ठीक है। इसका उत्तर तो मैं थोड़ी देर में नहीं दूंगा क्योंकि ये ऊपर ही उत्तर दिया हुआ है, आप लोग खुद प्रयास कीजिए। चलिए अगले पेज में। अब जान लीजिए जैव विविधता जो है बहुत तीव्रता से पृथ्वी पर गिर रही है, उसके क्या कारण है, ठीक है।
आवास का विनाश, यानी कि जहाँ पर पशुओं जानवरों का आवास से विशेष रूप से मानव का आवास का तो विनाश नहीं कहा जा सकता है, उनका एक नष्ट हो रहा है जंगल कटने से, और दूसरा एक किसका आवास नष्ट हो रहा है, खुद पेड़ पौधों का जो है आवास नष्ट हो रहा है, क्योंकि उनका भी निवास मुख्य रूप से जंगल में ही होता है। अगर देशों के हिसाब से आप देखें तो बांग्लादेश में कुल जीवों के जो है 94% के आवास जो है नष्ट किए जा चुके हैं, हांगकांग में 95%, श्रीलंका में 85%, वियतनाम में 80%। तो स्थिति तो भयावह है, ठीक है। अवैध शिकार, अवैध कटाई और अत्यधिक चराई, ठीक है, ये भी जो है जैव विविधता के ह्रास के कारण है। प्रदूषण, वैश्विक उष्णता से प्रवाल प्रजातियां जो है नष्ट हो रही हैं। जो नष्ट होता है प्रवाल, ये ज्योग्राफी में आप पढ़िएगा, इसको प्रवाल विरंजीकरण भी कहते हैं। प्रवाल विरंजीकरण इसलिए कहते हैं क्योंकि शैवाल, जो हरा शैवाल होता है जिस पर वे डिपेंड रहते हैं प्रवाल, शैवाल को खा करके, तो शैवाल का हरा रंग जो होता है अत्यधिक प्रदूषण या ग्लोबल वार्मिंग के कारण व्हाइट हो जाता है और वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाते हैं। तो चूंकि शैवाल का वास्तव में विरंजीकरण होता है, इसी से जोड़ दिया गया वहाँ से वर्ड। विरंजीकरण का अर्थ होता है रंग उड़ जाना, तो प्रवाल विरंजीकरण में विरंजीकरण वर्ड वहीं से आया। प्रवाल विरंजीकरण को समझना है, प्रवाल जो है समाप्त हो गया है। चलिए, झूम कृषि, यह एक अवैज्ञानिक कृषि है जिससे पर्यावरण को भारी नुकसान होता है। इसके बारे में चर्चा हो ही चुका है, झूम कृषि के बारे में पहले ही, और आप लोग भी बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। जो आदिवासी समुदाय के लोग पहले क्या किया करते थे कि एक स्थान पर जंगल को काट कर वहाँ पर खेती वगैरह करते थे, और जब उर्वरता नष्ट हो जाती थी तो किसी और स्थान पर जंगल को काट कर खेती करते थे। तो पहले जो होता था, उन लोग जिस स्थान पर पहले खेती कर लेते थे वहाँ पर फिर 30 से 40 वर्षों के बाद आते थे। लेकिन आजकल क्या होने लगा है कि जहाँ पर ये बचा हुआ है प्रथा झूम कृषि या स्थानांतरित कृषि का, वहाँ पर वो 10 से 12 वर्षों में ही लौट आते हैं, 5 वर्षों में ही लौट आते हैं। तो उससे क्या होता है, पर्यावरण को भारी नुकसान होता है। कई विकल्प दिए गए हैं झूम कृषि करने वाले जनजातीय वर्ग को, जिससे झूम कृषि में धीरे धीरे कमी आ रही है। विदेशी खरपतवारों का आक्रमण, ठीक है, कई ऐसे खरपतवार होते हैं, विदेशी का अर्थ मत समझिएगा सिर्फ विदेश से आया, दूसरा क्षेत्र से देश के अंदर भी आ सकता है, ठीक है, जिनका जो है उत्पादन और उत्पादकता बहुत ज़्यादा होता है, काफ़ी तेज़ी से वृद्धि करते हैं। क्लियर। इसके कारण क्या होता है, जिस नए क्षेत्र में उनका आगमन होता है वो तेज़ी से अपना वृद्धि करने लगते हैं और बाकी सारे प्रजातियों को नष्ट कर देते हैं, और सिर्फ उनका ही राज हो जाता है। तो इसको तो जैव विविधता नहीं कहेंगे। बायोडाइवर्सिटी का अर्थ होता है बहुत सारी प्रजातियां होना। इसमें जो आपका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वो गाजर घास कहा जाता है, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस। पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस ये देसी है, लेकिन किसी भी अन्य क्षेत्र में चला जाता है तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसी का जो है चारों ओर उत्पादन दिखता है, बाकी को दबाता जाता है। सारा पोषक तत्व जो मिट्टी के होते हैं, वातावरण के होते हैं, सिर्फ गाजर घास से खा जाता है। दूसरा है लंटाना घास, ये मैक्सिको का वास्तव में है, वास्तव में विदेश से आया है। इसका भी वही प्रकृति है, इसका जो प्रभुत्व हो जाता है जिस क्षेत्र में जाता है वो लंटाना घास का ही प्रभुत्व हो जाता है। अब आ जाइए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, हॉट स्पॉट, संवेदनशील स्थल या तप्त स्थल के रूप में भी यह जाना जाता है। इसका पहले परिभाषा को समझ लीजिए, परिभाषा से भी प्रश्न रहता है। वह क्षेत्र जहाँ स्थानीय जातियों की पर्याप्तता होती है, ठीक है, स्थानीय प्रजातियों समझिए, जाति को उसी अर्थ में आपको हमेशा सोचना है यहाँ पर, और कुछ अन्य जातियों की भी पर्याप्तता होती है। क्लियर। स्थानीय जो प्रजाति होते हैं उसकी भी पर्याप्तता होती है और कुछ अन्य जातियों की भी पर्याप्तता होती है। लेकिन इसका अर्थ नहीं कि दोनों चीज़ हो जाएगा तो कोई भी क्षेत्र जो है हॉट स्पॉट्स घोषित हो जाएगा। इन दोनों के साथ एक और शर्त है कि फिर भी सारे जीव और प्रजातियों पर एक जो है संकट बना होता है अस्तित्व समाप्त होने का। कुछ ऐसा सिचुएशन होता है, कुछ ऐसा कारण होता है कि वे समाप्त हो सकते हैं, चाहे ग्लोबल वार्मिंग हो या उस क्षेत्र में वन की कटाई हो, चराई हो, ठीक है, या फिर कोई अन्य कारण हो, या ज़मीन का जो है आपका मिट्टी का जो है क्षारीयकरण हो जाना या लवणीकरण हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे क्षेत्रों को पहचान कर पूरे विश्व में जो है हॉट स्पॉट्स घोषित किया गया है, तप्त स्थल।
चलिए और जानते हैं इसके बारे में। चलिए पहले हॉट स्पॉट के इतिहास को जान लीजिए। 1 फरवरी 2000 को नॉर्मन मायर्स के द्वारा पूरे विश्व में 25 हॉट स्पॉट्स की पहचान पहली बार की गई थी और इसे प्रसिद्ध नेचर्स पत्रिका में प्रकाशित किया गया था। यह पर्यावरण पत्रिका है। 25 हॉट स्पॉट्स का क्षेत्रफल जो था पूरे विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 1.4% था। हालांकि NCERT अगर आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर जो है टोटल हॉट स्पॉट बताया गया है 34। 25 हॉट स्पॉट्स में विश्व के पादप जातियों का 44% और रीढ़ वाले कशेरुकी जातियों का 35% पाया जाता है ना। पादप जातियों का 44% प्रजातियों का, ठीक है, यहीं पाया जाता है। अब आइए भारत के हॉट स्पॉट के बारे में कुछ जान लेते हैं। ऐसे तो सामान्य रूप से यहाँ पर जो आपका मान्यता प्राप्त है 2 है, लेकिन NCERT का कहना है कि यहाँ पर 3 है, ठीक है। 2 कौन कौन है जिसको मान्यता प्राप्त है? वो पश्चिमी घाट जो है सेक्शन है वो साउथ में श्रीलंका तक विस्तारित है 2 देशों में, ठीक है। 2 देशों में कौन सा हॉट स्पॉट है भारत का? अगर प्रश्न आता है पश्चिमी घाट उत्तर होगा। पूर्वी हिमालय भी 2 देशों में है, तो ये म्यांमार और भारत में है, ठीक है। पूर्वी हिमालय तो 2 देशों में अगर आता है तो दोनों हो जाएगा, पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। अब NCERT ने किसे कहा है एक तीसरे हॉट स्पॉट को? था पूरा हिमालय क्षेत्र। वो तो सिर्फ पूर्वी हिमालय क्षेत्र को कहा गया था उसमें कि उत्तर पूर्वी भारत जो म्यांमार तक फैला हुआ है, तो ये जो सिर्फ भारत में है हिमालय क्षेत्र, हालांकि नेपाल भी इसमें आ जाएगा। जो हिमालय क्षेत्र है उसका जो एरिया है 7.5 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। उसमें वनस्पति जो है 10,000 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। पश्चिमी घाट का जो एरिया है 1.5 लाख किलोमीटर स्क्वायर है और यहाँ वनस्पति जो है 5,916 पाए जाते हैं। पूर्वी हिमालय के संदर्भ में एक्यूरेट डाटा प्राप्त नहीं है। अब होप स्पॉट के बारे में जानिए। हॉट स्पॉट जहाँ स्थल भाग में होते हैं वहीं पर होप स्पॉट जो है सेम संवेदनशील क्षेत्र अगर समुद्री भाग में है तो उसे कहा जाता है होप स्पॉट। पूरे विश्व में जो है कुल 50 होप स्पॉट हैं, वहाँ 25 थे, यहाँ 50। भारत का जो अगर देखा जाए तो इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दूसरा जो है लक्षद्वीप है। 2 होप स्पॉट है भारत में है 50 में से। इसके जनक जो हैं सिल्विया अर्ल हैं। सिल्विया अर्ल 2009 में मिशन ब्लू के तहत इन 50 होप स्पॉट को पहचान की गई। अब आइए पादप एवं प्राणियों की जातियों की संरक्षण। ये आपके JPSC मुख्य परीक्षा में भी है। एक स्थानिक संरक्षण या स्वस्थान है, इसको इन सितु कंजर्वेशन कहा जाता है। इसमें क्या होता है, जीव और वनस्पति जो संकटग्रस्त हैं या भविष्य में विलुप्त हो सकते हैं उनको उन्हीं के क्षेत्र में संरक्षित किया जाता है। समझ रहे हैं ना आप? उन्हीं के क्षेत्र में संरक्षित किया, उसको उन सारे जीव वनस्पति को ये नहीं कि कहीं और ले जाया गया वहाँ पर संरक्षित किया गया, वहाँ पर क्लाइमेट वगैरह सब ठीक ठाक है, बस किसी और कारण से जो उनकी संख्या घटती जा रही थी प्रजातियों की, तो वहीं पर संरक्षित कर दिया जाता है। उसको इन सितु कंजर्वेशन कहा जाता है। इन सितु कंजर्वेशन के कुछ एग्जाम्पल्स भी आप लोग देख लें, जैसे राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क जो हुआ, वन्य जीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गए और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो हो गया, ठीक है, यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व। पर इसमें बोटेनिकल गार्डन को जो है आपको शामिल नहीं करना है, क्योंकि उसमें बाहर से भी वनस्पतियों को लाया जाता है, न ही जू को शामिल करना है, ठीक है, चिड़ियाघर जिसको आप पॉपुलरली जानते हैं, क्योंकि वहाँ भी बाहर से जानवर लाए जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ना जू शामिल करेंगे ना बोटेनिकल गार्डन। अन्यत्र संरक्षण नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि ex situ, ठीक है, जीव और वनस्पतियों को उनके मूल निवास से हटाकर कहीं और संरक्षित किया जाता है। इसमें जू हो सकता है, बोटेनिकल गार्डन हो सकता है, सीड बैंक हो सकता है, या फिर बीजाणु या शुक्राणु बैंक, ठीक है। लखनऊ में जैसे मछलियों के शुक्राणु को हिमशितित कर रखा गया है, फ्रीज्ड कर रखा गया है, वो बाद में भी उसका यूज किया जा सकता है, वो तो कहीं और से आ गया। इसके अलावा जागरूकता वगैरह जरूरी है, ठीक है, उससे भी संरक्षण होता है, पाठ्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। हॉट स्पॉट के बाद ये जो है आपका सबसे इम्पोर्टेंट है बायोस्फीयर रिजर्व। यहाँ से बहुत प्रश्न रहते हैं, ठीक है, फेसबुक में भी मैंने इसे डाला था डिटेल में एक बार, ठीक है। ये जो आपका शुरुआत हुआ इस कंसेप्ट का, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम एक चला था 1971 में यूनेस्को से, ठीक है, उसी के बाद से शुरू हुआ था। और
भारत इसी से प्रोत्साहित होकर अपना पहला बी आर मीन्स बायोस्फीयर रिजर्व संरक्षित जैव मंडल 1986 में नीलगिरी में स्थापित किया। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में पड़ता है इस क्षेत्र। यूनेस्को के अनुसार बायोस्फीयर रिजर्व्स आर लर्निंग प्लेसेस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है सिर्फ अपनी ज़रूरतों का आप ख्याल नहीं रखें, भावी पीढ़ी के ज़रूरतों का भी ख्याल रखें, और साथ ही सिर्फ मानव ही इस पृथ्वी पर नहीं रहते हैं, पौधे भी रहते हैं, अन्य जीव जंतु, छोटे छोटे कीट पतंग भी रहते हैं, उनका भी संरक्षण होना चाहिए। ठीक है, यही होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो धारणीय विकास के लिए यह जो है एक प्रशिक्षण केंद्र है बायोस्फीयर रिजर्व। ये यूनेस्को की परिभाषा है, इसको याद रखिएगा। वास्तव में बीआर में यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व में वनस्पतियों और जीवों का संरक्षण ही नहीं होता है, बल्कि जनजातियों का भी संरक्षण इसमें किया जा सकता है जो उस क्षेत्र में रहते हैं। इतना ही नहीं, जो बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत वनस्पति हों, जीव हों या जनजाति वर्ग हों, इनके जेनेटिक मटेरियल्स के भी संरक्षण आज या भविष्य में की जा सकती है। इसके अलावा प्रशिक्षण और शोध के लिए भी यहाँ पर सुविधा प्रदान किया जाता है, पर्यावरण पर, जीवों के अस्तित्व पर। ठीक है, आइए बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, के मंडलों के बारे में जानते हैं कि उससे जो है कितने पार्ट्स में क्लियरली बांटा गया है। तो इसमें जो है ठीक बीच में एक क्रोड क्षेत्र होता है। ठीक है, कोर एरिया होता है, कोर रीजन। ये मानवीय गतिविधियों की किसी प्रकार की यहाँ पर अनुमति नहीं दी जाती, जो कोर जोन होता है, और इसका निरीक्षण नियमित रूप से किया जाता है कि यहाँ का पर्यावरण जो है कहीं खराब तो नहीं हो रहा है। उसके बाद आता है आपका मध्यवर्ती क्षेत्र, ये बफर जोन के रूप में जाना जाता है। यहाँ अनुमति के बाद प्रशिक्षण, पर्यटन या प्रबंधन का कार्य जो है संभव है। अनुमति के बाद ध्यान रखिएगा, प्रशिक्षण, पर्यटन और प्रबंधन। आपने कोर जोन और बफर जोन पढ़ लिया, अब ट्रांजिशन जोन पर आइए, अवान्तर क्षेत्र, यानी कि जहाँ से बायोस्फीयर रिजर्व समाप्त होता है और दूसरा क्षेत्र शुरू होता है। यहाँ मानवीय गतिविधियों को सीमित रूप से छूट प्रदान की जाती है। यहाँ पर विकासीय कार्य विशेष रूप से किए जा सकते हैं। अब जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि भारत के बायोस्फीयर रिजर्व्स, यहाँ पर टोटल जो है 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिसमें से 12 को यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त है। जो 12वां जो यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त बायोस्फीयर रिजर्व है वो है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश का, जिसे नवंबर 2020 में मान्यता यूनेस्को ने दी है। चलिए आगे बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में जान लीजिए। 1986 में नीलगिरी, यह केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में प्रसारित है। ठीक है, अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोग करते हैं, टेस्ट देते हो, ठीक है, लेकिन रटने में भी तेज रहिए, याद करने में। और रटने के ठीक बाद जो है तुरंत 2-3 बार लगातार लिख लीजिए, एक बार मत लिखिए, उसी टाइम 2-3 बार लिख लीजिए, हमेशा के लिए झंझट ही खत्म हो जाएगा, हमेशा के लिए याद रह जाएगा। 1988 नंदा देवी उत्तराखंड, 1988 नॉर्केक मेघालय, 88 वाला सब एक साथ कर दीजिएगा, गलती से ऊपर आ गया है 89। 1989 गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में है। 1989 सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। 1989 मानस असम में है। इधर जो भी वर्ष मैं बता रहा हूँ वह स्थापना वर्ष है। अगला ये है 1989 में ही है, 4 है 1989 में। ओके, ग्रेट निकोबार, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। 1994 सिमलीपाल उड़ीसा में। 1997 डिब्रू सैखोवा असम में। 1998 देहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में। 1999 पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में। 2005 अगस्थमलाई केरल में। 2000 कंचनजंगा सिक्किम में, कंचनजंगा भी यूनेस्को में शामिल है। 2005 अचानकमार छत्तीसगढ़। 2008 कच्छ गुजरात। 2009 शीत मरुस्थल हिमाचल प्रदेश। 2010 शेषाचलम आंध्र प्रदेश। एपी मने आंध्र प्रदेश, एचपी मने हिमाचल प्रदेश, एमपी मने मध्य प्रदेश। 2011 लेटेस्ट जो है पन्ना मध्य प्रदेश में। ठीक है, यूनेस्को से मान्यता प्राप्त जो है कुल 12 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। ठीक है, सिमलीपाल, नॉर्केक, पंचमढ़ी, कंचनजंगा, नीलगिरी, मन्नार की खाड़ी, सुंदरवन, पन्ना, नंदा देवी, अचानकमार, ग्रेट निकोबार और अगस्थामलाई केरल वाला है ना। अंतिम 2 जो है आपका कंचनजंगा और सबसे लास्ट जो है पन्ना, जो 2 नवंबर 2020 को यूनेस्को द्वारा
जो है यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया। कुछ जानकारी रखिए, पूरे विश्व में कुल 714 बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो 129 देशों में प्रसारित हैं। 714 बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो 129 देशों में प्रसारित हैं, और इनमें से 21 बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं 2 या 2 से अधिक देशों में हैं। जैसे भारत का पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट दोनों जो है 2-2 देशों में है, एक बर्मा साथ है और एक श्रीलंका साथ है। भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व जो है मन्नार की खाड़ी है, और असम का डिब्रू सैखोवा जो है भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए आते हैं जैव विविधता संधि 1993 10वें नंबर में। ठीक है, पेड़ पौधा या जीव, अगर आप किसी भी चीज़ को इनमें से किसी दूसरे देश में ले जाते हैं, उसका अपने तरीके से विकास करते हैं अथवा उससे आर्थिक लाभ लेते हैं, तो जिस मूल देश से आपने उसे लाया है उसको जो है क्षतिपूर्ति आपको देना होगा। यही था जैव विविधता संधि 1993 में। विश्व विरासत संधि 18 अक्टूबर 1976 को हुआ। इस पर डिटेल जो है पिछले क्लास में हो चुका है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। इसके अलावा जो है रामसर संधि 2 फरवरी 1971 को हुआ। ठीक है, और इसी कारण 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, लेकिन भारत उस समय नहीं शामिल हुआ था। भारत शामिल हुआ 1 फरवरी 1982 को, 1 फरवरी 1982 को। ठीक है, यानी कि लगभग 11 वर्षों के बाद। रामसर साइट के बारे में बहुत सारा जानकारी जो है पिछले क्लास में दिया जा चुका है। जिन्होंने नहीं देखा है वहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर डिटेल नहीं दिया जाएगा अभी। आइए अब देख लेते हैं कुछ और जो जैव विविधता को संरक्षण के लिए संधि वगैरह किए गए। ठीक है, उसमें कार्टेजुएना प्रोटोकॉल जो है सबसे प्रमुख है। ये 2000 में पेरिस में हुआ था। ठीक है, इसमें जेनेटिक स्तर पर परिवर्तन से संबंधित था, उस पर परिवहन पर कुछ रोक वगैरह था। ये सब डिटेल में हो चुका है। नागोया प्रोटोकॉल 2010-2015 में फिर ये हुआ, लागू हुआ। जैव विविधता सम्मेलन 2012 में हुआ था। इसे वास्तव में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 11 नंबर का भी था ये। ठीक है, UNFCCC के द्वारा जो शुरू हुआ था आयोजन, COP 1 COP 2, अभी COP 26 जो आपको मैंने पिछले क्लास में बताया था ग्लासगो में ब्रिटेन में होने वाला है। और COP 25 जो हुआ था आपका मैड्रिड में हुआ था, स्पेन की राजधानी मैड्रिड में हुआ था। और जो सबसे प्रसिद्ध कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है COP है, वो है COP 21 जो पेरिस समझौता हुआ, जिसमें कि आपका टेम्परेचर जो था औद्योगिक क्रांति से पहले जितना टेम्परेचर था उसके अपेक्षा 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं बढ़ने देना है। बाद में जैसे 1.5 डिग्री तक ही रखने का आग्रह किया गया। और UNO का जैव विविधता दशक, ठीक है, उसे कब मनाया गया? 2011 से 2020 तक। तो इस तरीके से आपका यह क्लास जो है जैव विविधता का यह समाप्त होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रारंभिक परीक्षा से लेकर के मुख्य परीक्षा तक। कितना रट जाइएगा तो मुख्य परीक्षा का उत्तर लिखने में भी कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। थोड़ा सा उसमें थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए, प्रेजेंटेशन चाहिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी प्रोत्साहित कीजिए। धन्यवाद।